हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो लेक्चर में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने वाला हूं, जो कि क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का एक चैप्टर है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में इस चैप्टर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स की डिफिनेशन की बात करूँगा, जैसे कि सीक्वेंस, तो सीक्वेंस नंबर्स का एक ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उसमें फर्स्ट टर्म कौन सा और सेकेंड टर्म कौन सा है। जैसे अगर मैं लिखूँ 2, 7, 13, 17, 19, तो ये नंबर्स एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि 2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 7 सेकेंड टर्म है और 13 थर्ड टर्म है। ये हमने बात कर ली सीक्वेंस। करते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें सीक्वेंस कोई पर्टिकुलर रूल या कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये जो 2 पे पावर है ये इंक्रीज करता जा रहा है बाई 1। 2 से इंक्रीज किया 1, 3 से इंक्रीज किया 1, 4 से इंक्रीज 1 किया 5, यानी कि एक पैटर्न फॉर्म करा। और हम आगे के टर्म्स भी ऐसे ही लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा हो, 24 लिखा हो, 48 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी एक ये सीक्वेंस पैटर्न फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा, और 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाएगा, और 12 को फिर से 2 मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाएगा, 24 को अगर मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँ 48 आ जाएगा। इसी तरह आगे के टर्म्स भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक प्रोग्रेशन है, यानी प्रोग्रेशन में कोई ना कोई पैटर्न सीक्वेंस फॉलो करता है। प्रोग्रेशन में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न के बेसिस पे प्रोग्रेशन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब बातचीत करते हैं कि प्रोग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, उनके पैटर्न के बेसिस पे। तो मैंने आपको बताया प्रोग्रेशन को हम उसके टाइप्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा प्रोग्रेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तीन टाइप से प्रोग्रेशन है, और इसमें तीनों टाइप में अलग अलग ये सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और हम ये चीज़ें नहीं पढ़नी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं इसका डिफिनेशन आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2, 7, 12, 17, 22, 27 एंड सो ऑन। तो अगर मैं दो
किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालूं, जैसे यहाँ पे 2 और 7 कंसेक्यूटिव टर्म है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आएगा 7 - 2 5 और 12 - 7 5। इसी तरह इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 17 - 12 5 आएगा और 22 - 17 भी 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्रेशन में मैं अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहा हूँ तो उसका डिफरेंस क्या आ रहा है 5 5 5, यानी कि जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस निकालना वो सारे सेम आ रहे हैं। तो ये यानी कि ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ रहा है। और एपी में इस क्वांटिटी को क्या नाम दिया है, कॉमन डिफरेंस। जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से। अब इसके बारे में बात करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या क्या वैल्यूज ले सकती है। अब हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं कॉमन डिफरेंस के। तो मैंने आपको बताया कि एपी में किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है सेम, और उस सेम डिफरेंस को मैंने क्या नाम दिया, कॉमन डिफरेंस। जिसको हम स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं डी की। तो डी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है यानी डी ग्रेटर देन 0, एक निगेटिव क्वांटिटी हो सकती है यानी कि डी लेस देन 0, या तो फिर वो 0 हो सकती है। अब बात करते हैं जब डी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो टर्म्स के नेचर क्या होंगे प्रोग्रेशन के। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 7 10 13 16 19। तो इस प्रोग्रेशन में अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आएगा 3 आएगा। 10 - 7 3, या फिर लूँ 13 - 10 3 आएगा। यानी कि जब डी ग्रेटर देन 0 होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी डी जब होगा तो टर्म्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर डी लेस देन 0 यानी निगेटिव क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, टर्म्स डिक्रीज करेंगे। फिर से इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 10 हो 8 6 4 2। तो यहाँ पे अगर मैं डी निकालूँ तो ये कितना आएगा, डी 8 - 10 -2। किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल के चेक कर सकता हूँ डी क्या है। तो डी कितना है -2, और ये क्या है 0 से छोटा है, नेगेटिव क्वांटिटी है। और यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। जब डी 0 होगा तो सारे टर्म्स सेम होंगे, जैसे कि 5 5 5 5 5। तो यहाँ पे अगर मैं डी निकालूँ तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी जब डी 0 होगा तो सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि एपी क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि एपी के टर्म्स हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी जिसको हम यूज करके एपी के टर्म्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे एपी बनाना हो तो सबसे पहले मुझे क्या पता रहना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है उस एपी का, और सेकेंड उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर इतनी बातें मुझे पता हो तो मैं एपी के सारे टर्म्स लिख सकता हूँ। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो मैं सारे टर्म्स कैसे लिख सकता हूँ उस एपी का। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो मैं 10 को ऐड करूँगा 5 में तो अगला टर्म मेरा आ जाएगा 5 + 10 कितना होगा 15। 15 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 25। 25 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 35। 35 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 45। और इसी तरह मैं आगे के टर्म्स भी लिख सकता हूँ। यानी कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म अगर मेरा 5 हो, कॉमन डिफरेंस 10 हो, तो मैं सारे टर्म्स एपी के लिख सकता हूँ। इस बात को जनरलाइज करने के लिए अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यानी जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहने का मतलब क्या, अगर कॉमन डिफरेंस डी दिया हो और
फर्स्ट टर्म ए दिया हो तो सारे टर्म्स में कैसे लिखूँगा उस बात को मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ। तो पढ़ेंगे अब जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम में 2 चीज़ें पता रहनी चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है ए पी का और कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका यूज करके हम सारे टर्म्स ए पी के लिख सकते हैं। अगर इस बात को मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं ए से डिनोट करूँ, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और डी को अगर मैं कॉमन डिफरेंस मानूं तो मैं अगर टर्म्स ऑफ ए पी लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है ए है और कॉमन डिफरेंस मैंने क्या माना डी, तो अगर मैं इसमें डी ऐड करूँगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर से अगर इसमें मैं डी ऐड करूँगा सेकेंड टर्म में तो ये कितना बन जाएगा 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म फिर से थर्ड टर्म में डी ऐड करूँगा ये हो जाएगा a प्लस 3d। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n है तो nth टर्म कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a है, तो इसको कुछ सिंबल्स होते हैं डिनोट करने के लिए, इसको हम a1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म को यहाँ हम a2 से डिनोट करते हैं। थर्ड टर्म को यहाँ a3 से डिनोट करते हैं। फोर्थ टर्म को a4 से डिनोट करते हैं और यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे an से डिनोट करेंगे। इसको कई बार हम t1 से भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को मैं t1 से भी डिनोट कर सकता हूँ, सेकेंड टर्म को t2 से भी डिनोट कर सकता हूँ और थर्ड टर्म को t3 से कर सकता हूँ और फोर्थ टर्म को t4 से कर सकता हूँ और लास्ट टर्म nth टर्म को मैं tn से डिनोट कर सकता हूँ। यानी कि ये जो मैंने नोटेशन यूज किया यहाँ पे जो सफिक्स है, ये सफिक्स क्या दिखाएगा कि इस पोजीशन ये टर्म का पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे अगर मुझे ए पी का फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ हो तो मैं सारे टर्म्स ए पी के लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए है और सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, यानी डी से कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाइड है 1, यानी 2 से 1 कम। यहाँ पे तीसरा टर्म क्या है a3 और यहाँ पे d से कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई है 2, यानी 3 से 1 कम। यहाँ पे फोर्थ टर्म कौन सा है a प्लस 3d, तो यहाँ पे d से कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई है 3, जो कि 4 से 1 कम है। यहाँ पे nth टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1d और यहाँ पे d से कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई है n माइनस 1, जो कि n से 1 कम है। तो अगर मैं कोई जनरल टर्म लिखना चाहूँ, nth टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ tn या फिर an से डिनोट कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस AP का nth टर्म क्या होगा, यानी कोई भी जनरल टर्म अगर मुझसे पूछे तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस d और यहाँ पे d से कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या कौन सा टर्म n, यानी कि n से 1 कम n माइनस 1d। तो ये फार्मूला है nth टर्म निकालने के लिए, यानी कोई भी टर्म मैं निकाल सकता हूँ AP का इस फार्मूले से। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातचीत करेंगे अगले लेक्चर में।